नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कोशिका यानी कि सेल। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके सारा क्लास आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम छठा क्लास करने वाले हैं। इसमें जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनने वाला है उन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें वो सभी क्वेश्चन हैं जो रेलवे की किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेटोरियम प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। ये क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज। इसमें से किस फेज में इक्वेटोरियम प्लेट पर जो है कोशिका के गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको जानने के लिए चलिए हम सबसे पहले कोशिका विभाजन के कुछ जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, ये है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। लेकिन एक और होता है जिसे असूत्रीय विभाजन यानी कि एमाटोसिस कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में, यानी कि जिसमें एक सेल पाया जाएगा, केवल एक सेल पाया जाएगा, उसमें अमाटोसिस यानी कि असूत्रीय विभाजन होगा। बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये मियोसिस और माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस की बात करें तो ये समसूत्री विभाजन कहलाता है और मियोसिस की बात करें तो ये अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। माइटोसिस विभाजन कहाँ होता है, हमारे शरीर के जितने भी कोशिका है, सिर्फ जनन कोशिका को छोड़कर बाकी जितने भी कोशिका है उसे कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग गया तो वो कुछ दिन में फिर से भर जाता है। मान लीजिए आपके पैर पे कहीं चोट आ गया, कहीं पे आपको कुछ भी ऐसा कटा फटा अगर हो तो वो अपने आप फिर से ठीक हो जाता है, तो वो कायिक कोशिका के कारण होता है। तो कायिक कोशिका में जो विभाजन होता है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि जितना हिस्सा कटेगा उतना हिस्सा ही फिर से बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कटा है थोड़ा सा 1 इंच तो उसके लिए 2 इंच जगह के लिए घाव भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है समान आकार में फिर से कोशिका बन जाना, यानी कि जितना आकार में कटा है उतने आकार में कोशिका बनेगा और वो उससे घाव को भर देगा। तो वो हो जाता है कायिक कोशिका, यानी कि शरीर के जनन कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं। और कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है। ठीक है, बात करें मियोसिस का तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन और ये होता है जनन कोशिका में। और इसमें होता क्या है कि ये जनन कोशिका में होता है, जैसे कि एक मान लीजिए पुरुष से एक्स जाएगा और स्त्री, मान लीजिए स्त्री से एक्स जाएगा और पुरुष से अगर वाई जाए, तो इस तरह से जो संयुग्मन से जो बच्चा उत्पन्न होगा वो पुत्र यानी कि बेटा होगा। और अगर पुरुष से भी एक्स और स्त्री से भी एक्स जाएगा तो इस तरह से उत्पन्न जो बच्चा होगा वो बेटी या फिर डॉटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका में, वो होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और ये सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो पाया जाता है कुल मिलाकर के 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। जिस 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो होता है उसमें पाया जाता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और ये जो एक जोड़ी बच गया इसमें पाया जाता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका यानी एक जोड़ी कोशिका में पाया जाता है, वो होता है एक्स और वाई। ठीक है, इसे कहते हैं एलोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, बाकी ये जो 22 जोड़ी है इसको कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी एलोसोम कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी जान चुके हैं कि जो कायिक कोशिका होता है यानी कि शरीर के जनन कोशिका छोड़कर बाकी कोशिका, उसे हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं और उसमें होता है ये समसूत्री विभाजन। बाकी एक जोड़ी जो बच गया एक्स और वाई, ये होता है एलोसोम जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, समसूत्री के प्रकार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि असूत्री तो जरूरत है नहीं क्योंकि वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, केवल एक कोशिका वाले जीवों में पाया जाता है। और हम सबसे पहले समसूत्री देखते हैं। तो समसूत्री में पाया जाता है 5 अवस्था। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है टेलोफेज, चौथा होता है एनाफेज सॉरी ये हो जाएगा तीसरा अवस्था, ये होगा तीसरा होगा एनाफेज, चौथा हो जाएगा टेलोफेज। ठीक है, और पांचवा हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज और पांचवा हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इस सभी अवस्था में होता क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में होता क्या है, मान लीजिए कि ये एक कोशिका है और इसके अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक के बाहर ये केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। तो
तो ये प्रोफेज अवस्था में होता क्या है, इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो टूटने लगता है, इस तरह से जो है ये टूटने लगता है। तो ये हो गया प्रोफेज। बात करते हैं मेटाफेज का। ये मेटाफेज है, इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये एक कोशिका है और इसके अंदर ये एक केंद्रक है और इस केंद्रक के चारों ओर जो है इस तरह से टूटा हुआ जो झिल्ली है वो तो प्रोफेज अवस्था में था। अब मेटाफेज में होगा ये कि यही अवस्था होगा, ये एक केंद्रक हो, ये कोशिका हो जाएगा, उसके बीच केंद्रक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और ये केंद्रक का जो झिल्ली है ये इस तरह से टूटा हुआ रहेगा और इसके अंदर में जो है वो गुणसूत्र एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर खिंचा हुआ महसूस होगा, यानी कि एक तरह से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ ये गुणसूत्रों का खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। और यही अवस्था होती है जब इक्वेटोरियम प्लेट पर जो है वो दिखने लगता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है यहाँ इस क्वेश्चन का ये कह रहा है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण में दिखता है, तो वो मेटाफेज होता है। यानी मेटाफेज अवस्था में ही वो इक्वेटोरियन प्लेट पर जो है वो खिंचाव जो होने लगता है गुणसूत्र वहाँ दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा मेटाफेज। चलिए अब इसके बारे में और देख लेते हैं। जैसे कि प्रोफेज जाना, मेटाफेज में ये गुणसूत्र का खिंचाव होना शुरू हो जाता है। 3 नंबर का होता है एनाफेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, यानी 3 नंबर पे होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये एक कोशिका है और इसमें जो है गुणसूत्र जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, इस तरह से जो है गुणसूत्र एकदम से अलग हो जाएगा, ये हो जाता है और इस तरह से टूटा हुआ इसका जो है केंद्रक झिल्ली ये पाया जाएगा। तो ये अवस्था होता है एनाफेज का। ठीक है, एनाफेज जो है अलग अलग ध्रुव पे अपना अपना वो पहुँच जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं एनाफेज के बाद टेलोफेज। टेलोफेज एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट अवस्था होता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये एक कोशिका है और इसमें जो है केंद्रक झिल्ली जो है इस तरह से यहाँ पर तो ये एनाफेज में तो इस तरह से अलग अलग हो ही चुका था। मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, ये अलग अलग हो चुका था। अब इसमें जो है फिर से धीरे धीरे जो है ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू होना ये टेलोफेज की अवस्था है। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इस तरह से ये अलग तो हो ही चुका है। अब साइटोकाइनेसिस में जो है ये जो है एक केंद्रक वाला और इस तरह से उसका केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा और ये एक कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से ये दूसरा केंद्रक है, उसके बाहर केंद्रक झिल्ली का है और ये एक तरह से दूसरा कोशिका है और इस तरह से ये 2 कोशिका में टूट जाता है। ये साइटोकाइनेसिस होता है। तो समसूत्री विभाजन के 5 प्रकार को हमने देख लिया। प्रोफेज, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि कोशिका की झिल्ली जो है कोशिका में केंद्रक की झिल्ली टूटने लगती है। दूसरा होता है मेटाफेज, इसमें खिंचाव होना शुरू हो जाता है, यानी 2-2 ध्रुव की तरफ खींचना शुरू हो जाता है और इक्वेटोरियन प्लेट पर जो है ये दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में जो है गुणसूत्र बिल्कुल ही अलग हो जाता है। टेलोफेज, इसमें जो है केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है और साइटोकाइनेसिस में जो है दोनों कोशिका बिल्कुल अलग अलग विभाजित हो जाता है और इस तरह से समसूत्री विभाजन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है, यहाँ हमने देखा कि ये जो था एमाइटोसिस, ये तो बैक्टीरिया में होता है, यानी एक ही सेल में होता है, इसका कोई मतलब है नहीं कि माइटोसिस। हमने समसूत्री विभाजन देख ही लिया। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि यहाँ तक ये 4 अवस्था जो है वो तो होता ही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और लास्ट का जो ये साइटोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस की जगह पे डाइकाइनेसिस में बदल जाता है और कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से आप समसूत्री विभाजन के आधार पर भी अर्धसूत्री विभाजन का भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज तो इसी क्वेश्चंस को हम समझने के लिए जो है जितना कोशिका विभाजन के जो चरण हैं उनको समझा है हमने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।